हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मुख्य रूप से दो बातों पर प्रकाश डाला था। फ्रांस की क्रांति से जुड़े प्रमुख शब्द 1715 ईस्वी से 1789 ईस्वी के मध्य जनसंख्या वृद्धि और फ्रांस के लोगों की आर्थिक स्थिति के बीच संबंधों को भी हम लोगों ने जाना था। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किन परिस्थितियों में और किन कारणों से तीसरे एस्टेट के अंतर्गत एक नए वर्ग का उदय हुआ। इसके अतिरिक्त हम लोग यह भी जानेंगे कि स्वतंत्रता के संदर्भ में किस विद्वान ने अपने कौन से विचार प्रस्तुत किए। तो फिर देर किस बात की, आइए अध्याय की शुरुआत करें। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में साधारण जनता को हो रही समस्या से निजात दिलाने के लिए और बुनियादी बदलाव लाने की जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन लोगों ने उठाई जो शिक्षा ग्रहण करके नए नए अमीर बने थे। यह एक सकारात्मक बात थी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि नेतृत्व अगर शिक्षित हाथों में रहे तब समाज निश्चित रूप से उन्नति करता है। खैर, 18वीं सदी में तीसरे एस्टेट में इन जैसे लोगों के एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसको मध्य वर्ग का नाम दिया गया, अर्थात मध्यम वर्ग। चूंकि उस समय समुद्र के माध्यम से व्यापार करने की नीति काफी प्रचलित हो चुकी थी, मध्य वर्ग के इन लोगों ने समुद्री व्यापार के साथ साथ राज्य के अंदर ही ऊनी और रेशमी वस्त्रों के व्यापार के माध्यम से संपत्ति अर्जित की। ऊनी और रेशमी वस्त्रों का या तो समुद्र के रास्ते दूसरे देशों को निर्यात कर दिया जाता था या राज्य के अंदर इन वस्त्रों को पहले और दूसरे एस्टेट्स के लोग खरीद लेते थे। अर्थात इनके पास दो विकल्प थे, या तो देश के बाहर ये व्यापार कर लेते थे और मान लिया जाए अगर ये वहां नहीं जा पाते थे तो इनका माल राज्य के अंदर ही पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग खरीद लिया करते थे। क्योंकि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग कहीं ना कहीं धनी थे तीसरे एस्टेट्स के लोगों की अपेक्षा। उसके दो कारण थे, एक तो कर लेने के विशेषाधिकार जो इनको प्राप्त थे, दूसरा इनको सरकार को कर नहीं देना पड़ता था, तो इनकी सारी आय कहीं ना कहीं इनके पास जमा होती रहती थी, जिसके कारण ये धनी हो गए थे। चूंकि ये लोग जो नए नए अमीर बने थे शिक्षा के माध्यम से, ये लोग पढ़े लिखे भी थे। इन लोगों ने आम जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया और प्रेरित भी किया कि समाज के किसी भी वर्ग को जन्म से विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इन लोगों ने आम जनता को प्रेरित किया दो बातों के लिए। पहली बात थी कि समाज के किसी भी वर्ग को जन्म से विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये मूल रूप से उन विशेषाधिकारों की बात कर रहे थे जो प्रथम और द्वितीय एस्टेट्स के लोगों को प्राप्त थे। दूसरी बात जो इन्होंने कही वो थी किसी भी इंसान की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए, ना कि उसका परिवार जिसमें उसने जन्म लिया है। अर्थात इनका कहना था फैमिली स्टेटस के बजाय इंसान की योग्यता
इस बात का निर्धारण करती कि वो समाज में कौन सी हैसियत रखेगा। स्वतंत्रता और समानता के विचारों की कहीं न कहीं शुरुआत तो हो चुकी थी इन लोगों के द्वारा। इसको समर्थन, इस सोच को समर्थन तब मिला जब पढ़े लिखे विद्वानों ने इनका समर्थन किया। स्वतंत्रता और समानता के विचारों की परिकल्पना जॉन लॉक और ज्यां जाक रूसो जैसे विद्वानों ने भी प्रस्तुत की थी। जॉन लॉक ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत के विरोध में तर्क प्रस्तुत करके इन सिद्धांतों को गलत बताया। सवाल है किन सिद्धांतों को उन्होंने गलत बताया? ये जो विशेषाधिकार की नीतियां थीं, उनको इन्होंने गलत बताया। रूसो ने इस विचार को अपना समर्थन देते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के मध्य एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार से संबंधित प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। मॉन्टेस्क्यू साहब एक ऐसे ही दार्शनिक थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। इस पुस्तक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन होनी चाहिए, अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 उपनिवेशों को, जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि इन 13 उपनिवेशों को स्वतंत्र कराने के लिए लुई 16वां ने सैनिक सहायता प्रदान की थी अमेरिका को, और यही राज्य पर बढ़े हुए कर का एक कारण भी था। खैर, बहरहाल संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 उपनिवेशों को जब ब्रिटेन से आजादी मिली, तब वहां मॉन्टेस्क्यू के प्रस्ताव को आधार में रखकर संविधान और सरकार का निर्माण किया गया। अमेरिकी संविधान की सबसे बड़ी विशेषता थी व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी। व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी। यही कारण था कि अमेरिकी संविधान कहीं न कहीं फ्रांस के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना, क्योंकि जिन अधिकारों की मांग फ्रांस में अब आम जनता ने करना शुरू किया था, उसको अमेरिका के संविधान में शामिल कर लिया गया था। अब बात उठती है, प्रश्न उठता है कि इन दार्शनिकों के विचारों को किस प्रकार आम जनता में फैलाया गया। इन दार्शनिकों के विचारों को उन जगहों पर जोर से पढ़ा जाता था जहां पर साधारण लोग एक साथ बैठा करते थे, जैसे कॉफी हाउस, भोजनालय, सैलून, गोष्ठी इत्यादि। इन जगहों पर जहां पर स्वाभाविक बात है कि आम जनता ही बैठेगी, और दार्शनिकों के विचारों को आम जनता में फैलाना था, तो लोगों ने, समझदार लोगों ने इन जगहों को चुना। इन जगहों पर दार्शनिकों के विचारों को इसलिए भी पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ लोग भी इनके विचारों को समझ सकें। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो हम समझेंगे हमारा प्रयास सफल हुआ।
फ्रांसीसी क्रांति के बारे में और नई व रोचक बातों को जानने तथा समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।